Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macro economics। देखिए हमने हमारे लास्ट सेशन में जो नेशनल इनकम का चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट मेथड को डिस्कस किया था। आज हम प्रोडक्ट मेथड से ही एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होती है। The problem of double counting may arise in case of estimation of national income using product method। देखिए लास्ट सेशन में हमें एक हिंट मिला था कि 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये जो प्रॉब्लम है वो कौन से मेथड के अंडर हमें देखने को मिल सकती है। तो जब हम प्रोडक्ट मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पाद विधि, जब हम प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए कि इसको यूज़ कर कर हम नेशनल इनकम मेजर करेंगे, उस वक्त हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये प्रॉब्लम है क्या? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग और एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस। देखो वैसे तो डबल का मतलब होता है 2 बार, लेकिन यहाँ आपको जो मीनिंग बताया गया है उसमें आपको साफ साफ क्लियर किया जा रहा है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं या जो काउंटिंग कर रहे हैं हम फॉर द सेक ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हम इन्हें मोर देन वंस काउंट कर रहे हैं। ट्वाइस नहीं कहा गया आपको कि ट्वाइस हम इन्हें काउंट कर रहे हैं या डबल हम इन्हें काउंट कर रहे हैं, मोर देन वंस। तो एक बार से ज़्यादा अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं किस चीज़ की, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। द रीज़न इज while estimating national income, the value of only final goods and services is to be taken into consideration। इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने हमारे अर्लियर सेशंस में ऐसा समझा है कि भाई हमने ना जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना है तो हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कंसीडर नहीं करना है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। क्यों? बिकॉज या एंड फॉर एवरी एंटरप्राइज इट्स सेल्स आर ट्रीटेड एज फाइनल सेल्स। और हर एक एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो उसके प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू है। तो अगर हम ऐसे हर एक एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल जो उसका गुड बनकर तैयार होता है या जो वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, अगर हम उसकी फाइनल वैल्यू को ही कंसीडर करते रहते होते हैं प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हुए, तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग leads to the overestimation of the value of goods and services produced in an economy। तो इसकी वजह से जो नेशनल इनकम है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा एस्टिमेट हो जाती है। मतलब अननेसेसरली हम कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा हमारे देश की या इकोनॉमी की नेशनल इनकम हम काउंट कर लेंगे। चलो इसे ना एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है या इसे अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टन ऑफ व्हीट एंड सेल्स इट फॉर 400 इन द मार्केट टू अ फ्लोर मिल। देखो किसान ने गेहूँ तैयार की और उसने मान लो उसे मार्केट में 400 रुपीज़ के हिसाब से किसे सेल किया, आटा बनाने वाली मिल को। अब एज फार एज द फार्मर इज कंसर्न्ड द सेल ऑफ व्हीट इज अ फाइनल सेल। मतलब अगर हम एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसने जो व्हीट बनाकर तैयार की है वो उसके लिए उसका फाइनल प्रोडक्ट है, वो उसकी फाइनल सेल्स है एंड ही गेट्स 400 फॉर इट। और उसे एक फाइनल वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली इन रिटर्न, 400 रुपये। If he does not have to incur any expenditure on the cultivation of wheat, then rupees 400 becomes the value of his contribution or value added by him। ये सिर्फ आपको सपोज करने के लिए कहा गया है कि मान लो अगर कोई और एक्सपेंडिचर उसके द्वारा नहीं किया गया है तो ये सारा का सारा उसके द्वारा वैल्यू एडिशन कहलाया जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा।
अब द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड। अब जो गेहूं, जो कनक एक फ्लोर मिल वाले ने खरीदी, वो उसके लिए क्या है, वो तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है ना। उसे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज कर रहा है ताकि वो उस व्हीट से क्या बना सके, फ्लोर यानी कि आटा। और वो उसे सेल कर रहा है 600 रुपीज़ में। किसको सेल कर रहा है? बेकर को। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लोर मिल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फ्लोर है, जो आटा है, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। अब यही सेम कंसेप्ट हम देखें बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेकर इस आटे को इंटरमीडिएट गुड की फॉर्म में यूज कर रहा है और वो ब्रेड बनाकर तैयार कर रहा है। मान लो कि वो इस आटे से जितने भी मतलब ब्रेड्स बनाकर तैयार करता है और एक शॉपकीपर को सेल करता है, तो लेट सपोज उसे 800 रुपये मिलते हैं। अब वो शॉपकीपर जिससे हम हमारे जैसे खरीदने जाएंगे रिटेलर से, तो उस शॉपकीपर को, उस रिटेलर को लेट सपोज कि हम कितना पे कर रहे हैं, 900 रुपीज़ पे कर रहे हैं। अब अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालें कि भाई फार्मर, फ्लोर मिल या बेकर और शॉपकीपर, इनके द्वारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी तैयार हुई है, जो कि हमने हमारे लास्ट सेशन में अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मेथड देखा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होती है कि जो हमने सेल्स की हैं उसमें हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते थे। अब अगर हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो फार्मर की सेल प्लस फ्लोर मिल वाले की प्लस बेकर की प्लस शॉपकीपर की, तो इसे ऐड कर कर हमारे पास देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल आया। हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आया 2700। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एवरी प्रोड्यूसर ट्रीट्स द कमोडिटी ही सेल्स एज फाइनल। क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर जो है वो उसके द्वारा सेल की जा रही कमोडिटी को अपना फाइनल प्रोडक्ट मानता है। ही इज़ नॉट कंसर्न्ड एज टू व्हाट हैपन्स टू इट आफ्टर ही सेल्स इट, कि जब वो उसे बेच देता है उसके बाद इस प्रोडक्ट का क्या होगा क्या नहीं, वो इसकी बॉदरेशन नहीं लेता है। बट we know that the value of flour includes the value of wheat also, and the value of bread manufactured includes the value of wheat and the value of the services of the miller, baker and shopkeeper also। तो हम जानते हैं कि हर एक पड़ाव पर जैसे जैसे वीट अपना फॉर्म बदलती चली जा रही है, लेकिन हमें पता है कि भाई हर एक पड़ाव पर जो पिछली वाली वैल्यू है उसमें एज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एज अ रॉ मटेरियल, वो वैल्यू भी साथ साथ में ऐड होती चली जा रही है। तो हमें देखो क्या कंक्लूजन निकलता है, द वैल्यू ऑफ व्हीट इज काउंटेड 4 टाइम्स। यहाँ तो थी, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, और फाइनली जब तक शॉपकीपर के पास ब्रेड नहीं पहुंच गई तब भी वैल्यू इंक्लूड हुई। तो इसलिए व्हीट की वैल्यू कितनी बार काउंट हुई है? 4 बार। बिल्कुल ऐसे ही देखो वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ द मिलर, जो फ्लोर मिल वाली कंपनी है, उसकी कितनी बार काउंट हुई? 3 बार। एक बार तो यहाँ थी, एक बार यहाँ भी काउंट हुई, फिर एक बार यहाँ पर भी काउंट हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय द बेकर ट्वाइस। In other words, the value of wheat and the value of services of the miller and baker have been counted more than once. So this is known as the problem of double counting. So the counting of the value of commodity more than once is called double counting, जो मैं already आपको explain कर चुकी हूँ। तो इसलिए इसी वजह से ही ओवर एस्टिमेशन हो जाता है एक इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हुई हैं, प्रोड्यूस हुई हैं, उनका। कौन से मेथड के जरिए? मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर दूं, प्रोडक्ट मेथड के जरिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला कंसेप्ट हमने प्रोडक्ट मेथड में ही समझा है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं जिनसे हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। देखो इसमें कुछ भी समझाने से पहले मैं एक बार वर्बली वैसे ही आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए फाइनल आउटपुट मेथड, देखिए ये नाम ही अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट या जो भी आउटपुट, चाहे गुड्स है चाहे सर्विसेज है, वो फाइनली किसे रेंडर किया जा रहा है।
वो फाइनली किसे सेल किया जा रहा है, या सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो फाइनली किसे प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे जो एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखी उसमें जो ब्रेड थी वो फाइनल प्रोडक्ट थी, वो फाइनल आउटपुट था जो कि कंज्यूमर तक पहुंच रहा था फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि हम फाइनल आउटपुट, मतलब जो चीज़ फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच रही है उसकी उस फाइनल फॉर्म पर ही जोर दें। या दूसरा तरीका है वैल्यू एडेड मेथड। इसका मतलब ये है कि हम हर एक डिफरेंट स्टेज, जो प्रोडक्शन की स्टेजेस हैं, उन प्रोडक्शन की स्टेजेस पर कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये जो हमने प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया था, हमने वैल्यू एडेड का एक फॉर्मूला देखा था। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम ये कहेंगे कि इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस है उन पर वो फॉर्मूला लगा दो वैल्यू एडेड वाला, कि हर स्टेज पर देखो कि कौन कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम वैल्यू एडेड का ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस फर्क क्या है, इसमें फाइनल स्टेज पर ही आपको वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें आपको हर एक स्टेज पर अलग अलग से वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। First of all, final output method. According to this method, the value of intermediate goods is deducted from the value of output. देखिए यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है कि मान लो जो प्रॉब्लम, जो एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखी थी, हमने बोला था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट 2700 रुपीज़ के बराबर है। ऐसा ही कुछ आया था ना टोटल हमारे पास, जब हमने फार्मर प्लस जो फ्लोर मिलर था प्लस जो बेकर था देन प्लस शॉपकीपर जो था, तो हमारे पास जो वैल्यू एडिशन आई थी वो 2700 आई थी। अगर हम इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर दें, जो कि क्या क्या थी, जो 400 थी फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 600 थी फ्लोर मिल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 800 थी बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ये 1800 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना निकल रहा था? 900। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो फाइनल आउटपुट कितना था शॉपकीपर वाला, अगर आपको ध्यान हो तो वो मैंने कहा था 900 की, कि मान लो शॉपकीपर जब कंज्यूमर्स को सेल करता है तो वो 900 के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करता है। तो आ गया ना वही 900, कि या तो जो फाइनल आपके पास वैल्यू आई है उसमें से आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, जो कि तीनों के थे, फार्मर का भी, क्योंकि फार्मर का इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 600 जो फ्लोर मिल वाले का है वो भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था, फिर उसके बाद 800 जो बेकर वाले का था वो भी बीच में आ रहा था। तो ये था ना गड़बड़ कि भाई वीट 4 बार काउंट हो रही है, ये जो फ्लोर मिल वाला है इसके 3 बार काउंटिंग हो रही है, और ये जो बेकर वाला था इसकी 2 बार काउंटिंग हो रही है। तो ये इफेक्ट जब निकल जाएगा तो आपके पास फाइनली जो गुड बनकर तैयार हुआ था और कंज्यूमर की तरफ गया था उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इसलिए ये मेथड, इसके सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये कहता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसीलिए आपको शुरू से ही ये बात कही जा रही है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को हमने कंसीडर नहीं करना है, तभी तो सही वैल्यू, सही एस्टिमेशन निकलेगी नेशनल इनकम की। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड मेथड, मींस वो मेथड जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन दी कंट्री। तो मैंने आपको पहले भी ये हिंट दिया है ना कि हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर लो कि कितनी वैल्यू एडिशन है।
अब आपको दिमाग में क्या रखना है, वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला। अब वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने लेस कर देना है। देखिए सबसे पहले फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, कितना था 400, हमने कहा था सपोज करो कि उसने कुछ खर्चा नहीं किया, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू एडिशन कितनी आ गई, 400। सेकेंड हमारे पास था फ्लोर मिल वाला, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आपको क्या आया था 600, लेकिन 400 रुपये जो वीट वाले हैं वो इसकी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इसने कितनी वैल्यू एडिशन की, सिर्फ 200 की। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेकरी वाले ने यानी कि बेकर ने 800 के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल किया था, इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है 600, तो इसने कितनी वैल्यू एडिशन की 200। नेक्स्ट हमारे पास देखिए शॉपकीपर था, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसने सेल की थी कंज्यूमर को 900 की, इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी थी 800। अब अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू एडिशन कितनी आएगी 100। अब देखिए अब अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो सेम वही 900 रुपीज़ हमारे पास एस्टिमेशन निकल रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आसानी से समझ में आ गई, किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है ये भी आपको क्लियर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए चैनल के साथ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो and share your comments too in the comment box. Thank you so much once again and have a nice day.